कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कवि और लेखकों का साहित्यिक परिचय और आज की अपनी इस क्लास में हम करेंगे गुलेरी जी का साहित्यिक परिचय देखेंगे। कई बार क्या होता है कि हम बड़े जो कवि हैं, बड़े जो लेखक हैं, उनका साहित्यिक परिचय तो याद कर लेते हैं, लेकिन हम बाकी को कम महत्वपूर्ण मान करके उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन एग्जाम में कई बार जो है वो ही आ जाता है परीक्षा में प्रश्न, तो इसीलिए हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि परीक्षा में कभी रिस्क नहीं लेना है। जो भी सिलेबस बोर्ड ने निर्धारित किया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। तो आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक तो गुलेरी जी का साहित्यिक परिचय और साथ ही साथ रेणु जी का साहित्यिक परिचय। दोनों ही जो लेखक हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर बात हम करें जहाँ तक गुलेरी जी की बात है, तो चूंकि ये राजस्थान के निवासी हैं, जयपुर में जन्मे बसे हैं, तो इसीलिए इन पर प्रश्न बनना थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं जो कह रहा हूँ कि इन पर प्रश्न बन सकता है, क्योंकि बाकी जितने भी हमने कवि लेखक पढ़े ना जनरली आउट ऑफ राजस्थान के होते हैं, बट ये राजस्थान के हैं, तो इसीलिए प्रश्न पूछा जा सकता है इन पर। उसी तरीके से नेक्स्ट जो इनके बाद में हम गुलेरी जी के बाद में हम जब रेणु जी का करेंगे साहित्यिक परिचय, तो उन पर भी प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए क्योंकि बाकी लेखक और कवियों से हट करके वो जो एक प्रकार से एक अंचल विशेष की चीज़ों को अपना विषय बनाते हैं और आंचलिक कथाकार और उपन्यासकार के नाम से जाने जाते हैं। तो इसलिए आज की जो क्लास है ना, दोनों ही जो लेखक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मैं लगभग कोशिश करूंगा सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, बट बीच बीच में अगर कुछ चीज़ें आपको नोट करनी पड़े तो उनका नाम और साहित्यिक परिचय करके फटाफट से नोट कर लीजिए। दो तीन पॉइंट आप नोट कर लीजिए। साहित्यिक परिचय में हर बार की तरह इस बार भी ध्यान रखना है, जन्म वगैरह हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि साहित्यिक परिचय में केवल उनके साहित्यिक इतिहास का वर्णन करना है। तो बात करते हैं गुलेरी जी का, क्योंकि ये क्रम से हमारा तीसरा प्रश्न है। इससे पहले सबसे पहले हमने जयशंकर प्रसाद साहब का साहित्यिक परिचय देखा है, उसके बाद हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब का परिचय देखा है, और तीसरे इस में हम देखेंगे आज हमारा जो गुलेरी जी का साहित्यिक परिचय, इसीलिए हमने प्रश्न संख्या 3 लगाई है। और इसी तरीके से एक एक करके एक एक दो हम हर क्लास में जो वो लेकर के चल रहे हैं। तो अब देखो, प्रश्न तीसरे में है कि भाई पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो बात करते हैं गुलेरी जी की। इतिहास दिवाकर, ध्यान देना, ये कुछ जो चीज़ें हैं ना, ये आपको हट करके अलग लिखनी है, तो यही आपको बाकी बच्चों से, एक एवरेज नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनसे ऊपर उठाएगी आपको एग्जाम में। तो दिवाकर इतिहास की उपाधि से सम्मानित पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। अब 2-3 चीजें आपने लिखे ना, शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही कुछ आप ऐसा कर दीजिए कि आप एक ही कॉपी अलग लगना शुरू हो जाए। तो एक चीज तो विशेष चीज हमने यहाँ पे लगाई कि भाई इन्हें साहित्य दिवाकर के नाम से इतिहास दिवाकर के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इन्हें बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न जो है वो लेखक माना जाता है। गुलेरी जी, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना अभी हम आगे देखेंगे, बट आपको ध्यान होगा कि उसने कहा था, है ना, उसने कहा था, कितनी एक महत्वपूर्ण इनकी रचना है। तो देखो, तो यहां पे देखो, मैं आपको दिखा देता हूं। जब इनकी रचनाओं में जाएंगे हम, तो इनकी रचनाओं में भाई सिर्फ उसने कहा था, ये जो कहानी है ना, इसी से इन्हें जो है वो प्रसिद्धि मिल गई है। तो ये चीजें हम अभी बाद में देखेंगे। तो बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न थे। अब ये जो है ना गुलेरी जी, बहुमुखी प्रतिभा जब आया ना, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो बहुमुखी का मतलब क्या है, इनको अनेक भाषाएं आती थी। बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति वो होता है जो एक प्रकार से, जिसे हम इंग्लिश में अगर हम कहना चाहें तो जिसे हम ऑलराउंडर कहते हैं। तो ऐसे थे गुलेरी जी, और इन्हें संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला, और न केवल ये बल्कि विदेशी भाषाएं भी, जिसमें अंग्रेजी है, लैटिन है, आदि और फ्रेंच भाषा आदि भाषाओं का ज्ञान था। तो अब आपको लगा ना कि ये बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न जो है वो लेखक रहे हैं गुलेरी जी। ठीक है, तो अभी तक 3 चीजें हमने याद करी। एक तो इतिहास दिवाकर, दूसरा बहुमुखी प्रतिभाशाली कवि। और बहुमुखी क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपसे ना क्रम से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, रटने की कोशिश मत करिएगा।
एक एक स्टेप कि भाई बहुमुखी है तो बहुमुखी क्यों है, क्या चीज़ थी ऐसी कि उसको उनको अनेक भाषाएं आती थी, संस्कृत आती थी, हिंदी आती थी, बांग्ला आती थी, उसके अलावा विदेशी भाषाओं में अगर हम बात करें तो फ्रेंच आती थी, लैटिन आती थी, इंग्लिश आती थी, और हमारी जो पुरानी जो भाषाएं हैं जैसे प्राकृत है, पाली है, ये सारी भाषाएं जो है वो इनको आती थी, अपभ्रंश आते थे। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ न केवल भाषाओं में बल्कि बहुमुखी प्रतिभा है तो क्या है, तो इनको प्राचीन इतिहास और पुरातत्व में भी इनकी रुचि थी। अब देख लो, न केवल भाषाओं के बारे में जानकारी थी बल्कि हर विषय के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी, इनको पुरातत्व के बारे में महत्वपूर्ण रुचि रखते थे, उनकी विशेष रुचि थी। और इसी प्रकार भाषा विज्ञान विषय के प्रति गहरा लगाव था। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, इसलिए तो इतनी सारी भाषाएं जानते हैं। हमें एक दो भाषा नहीं जानते, हम तीसरी भाषा नहीं जानते, और इतनी भाषाएं जानना तो भाई एक बहुत ही विशेष योग्यता का विषय होता है। इन्होंने लेखन के लिए खड़ी बोली हिंदी को अपनाया। तो भाषाएं तो इतनी सारी जानते थे, लेकिन अपने लेखन की महत्वपूर्ण भाषा कौन सी थी उनके, होती खड़ी बोली हिंदी। विशेष रूप से अगर हम देखें तो पुराने जितने भी लेखक कवि हुए हैं उन्होंने खड़ी बोली हिंदी से ही, क्योंकि हिंदी का विकास ही इसी भाषा से हुआ है, तो खड़ी बोली हिंदी को इन्होंने अपनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये इतना पढ़ने के बाद में अब हम देखेंगे इनकी शैली। साहित्यकार के नाते गुलेरी जी के विविध रूप हैं। बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न है तो विविध रूप तो होंगे ही। क्या विविध रूप है, इसी कारण इन्होंने इनकी जो है ना विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और संवादात्मक शैली को अपनाया है। आप इनकी कहानियों को, आप इनकी जो कहानियां है ना, उन कहानियों को देखिए। उसने कहा था कहानी जो, क्योंकि जैसे भी कहानी जो होती है ना, कहानी में हमें वर्णन करना पड़ता है, विवेचन करना पड़ता है, एक लंबी शैली अपनानी पड़ती है। तो इसीलिए विवेचनात्मक शैली लिखेंगे, वर्णनात्मक शैली आप लिखेंगे, और संवादात्मक शैली मतलब जब संवाद हो कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, जब दो तीन ऐसे 3-4 पात्र कैरेक्टर जो बनाते हैं तो वो संवादात्मक शैली हो जाती है। तो आप इनकी कहानियां याद करिए, ये सारी चीजें आपको याद रह जाएगी, रटने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता अनुसार आपने समीक्षात्मक और नाटकीय शैली का भी प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में यत्र तत्र व्यंग्य के चीटे भी देखने को मिलते हैं, मतलब व्यंग्य शैली का भी प्रयोग किया है। तो कितनी शैली हो गई, वर्णनात्मक हो गई, विवेचनात्मक हो गई, वर्णनात्मक हो गई, संवादात्मक हो गई, नाटकीय शैली हो गई, और साथ ही साथ व्यंग्यात्मक शैली हो गई। तो इतनी शैलियां इन्होंने अपनी रचनाओं में अपनाई हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो इनकी प्रमुख कृतियों की बात करते हैं। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी जो है ना, सबसे पहले तो 3 महत्वपूर्ण इनकी कहानियां हैं। देखो, पहले कहानियां और फिर हम इनके देखेंगे उपन्यास। ठीक है, फिर इनके हम देखेंगे, इनके समीक्षा आप देखेंगे। तो कहानियों में क्या है, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। अब आप इनको को रिलेट करिए। उसने कहा था कि सुखमय जीवन के लिए बुद्ध का कांटा निकालना पड़ेगा। भाई, अगर किसी की टांग में, किसी के पैर में अगर कांटा चुभा हुआ है तो क्या वो उसे तकलीफ नहीं होगी? तो हमें अगर सुख में जीवन जीना है तो उस कांटे को निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि गुलेरी जी ये कहते हैं कि उसने कहा था, है ना, आप इसे याद रखिए। उसने कहा था इनकी एक महत्वपूर्ण सर्व प्रसिद्ध रचना है, उसने कहा था। आपको याद है ना, वो फौजी जो सीमा पे जाता है और वहां पे वो एक उनका साथी होता है, जब वो घर से जाता है तो उसने एक समाचार दिया था, और वो सारी कहानी है। उसने कहा था कि सुखमय जीवन के लिए बुद्ध का कांटा, मतलब पैर का कांटा। अब यहाँ पे बुद्ध आप याद रखिए, पैर की जगह बुद्ध का कांटा जो है वो निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या हो गया इनकी कहानियों में, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। ये इनकी 3 कहानियां हो गई। संपादन इन्होंने किस किस का किया था, तो समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा और साथ ही साथ नागरिक प्रचारिणी पत्रिका, इनका इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, तो ये था गुलेरी जी का साहित्यिक परिचय। और अब हम पढ़ेंगे रेणु जी का साहित्यिक परिचय। तो बिल्कुल सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको भी, इसलिए आप इसे गंभीरता से लेंगे। फणेश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय दीजिए, लिखिए। अथवा दूसरा प्रश्न ऐसे आ सकता है, आप यहाँ पे अथवा भी लिख सकते हैं, अथवा ये भी आ सकता है भाई, अथवा फणेश्वर नाथ रेणु या भीष्म साहनी का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो आइए एक एक करके देखते हैं। हम देखेंगे फणेश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय। मतलब ये एक में लिखने का तात्पर्य है कि ऐसे आ सकता है, दोनों में से कोई लिखना पड़ेगा आपको। और इसी तरीके से कवि का भी, तो 2 नंबर का ये रहेगा आपका प्रश्न, ध्यान रखना।
अगला देखो, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि फणेश्वर नाथ रेणु हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार और उपन्यासकार के रूप में चर्चित रहे हैं। इनकी याद करिए आप, इनकी इनकी कहानी याद करिए आप। मतलब जब भी कोई कवि या लेखक आप जब लिखना शुरू करें, उनका साहित्यिक परिचय, तो आप उनकी जो भी रचना आपने पढ़ी है ना, उस एक रचना को याद कर लीजिए। अगर एक से ज्यादा पढ़ी है तब तो और भी बढ़िया है। अगर आपको वो एक रचना भी याद रह गई ना, तो उनका साहित्यिक परिचय लिखने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो रेणु जी जो है फणेश्वर नाथ रेणु, इनकी हमने एक हिंदी साहित्य में है और एक हिंदी ऑप्शनल में, हिंदी साहित्य और एक हिंदी कंपलसरी, दोनों में इनकी एक एक रचना है। एक तो हमने पढ़ा है पहलवान की ढोलक और एक हमने पढ़ा है संबदिया। तो संबदिया जिस तरीके से संवाद लेके जा रहा है, उन्होंने उन मानवीय संवेदनाओं को वहां पे रेखांकित किया है। उन्होंने उस ग्रामीण जीवन शैली का वर्णन किया है, किस तरीके से प्राचीन समय में लोग एक दूसरे की मदद करते थे, जाना आना मिलना, गांव का रहन सहन उनका कैसे वो रहता था सारा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम पहलवान की ढोलक की बात करें, तो पहलवान की ढोलक भी उसी प्रकार की कुछ विशेष, जो एक ग्रामीण अंचल की, वहां की गरीबी, वहां की निराशा, एक ग्रामीण जीवन में कितनी तकलीफें, कठिनाइयां, बीमारियां, उन सारी चीजों का वर्णन किया है। और फिर विशेष रूप से चूंकि ये आंचलिक कथाकार हैं, तो अंचल विशेष की जो चीजें होती है उसको उन्होंने जो है वो अपनी इस रचना में शामिल किया है। तो क्या हो गया कि एक तो आंचलिक कथाकार हैं और साथ ही साथ उपन्यासकार हैं। आपने अपनी रचनाओं के द्वारा उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की विरासत को आगे बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि याद करिए, अगर मुंशी प्रेमचंद जी को आपने अगर उनका कोई नाटक उपन्यास पढ़ा हो, तो वो भी क्या करते हैं, जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं, बिल्कुल जो डाउन टू अर्थ हैं, मतलब कि जमीनी स्तर पर जीवन जीने वाली जो प्रजातियां हैं, जातियां हैं, लोग रहे हैं, उन्हीं को अपना विषय माना है ना। आपने जो भी कहानी पढ़ी हो आप याद करिए, जैसे बूढ़ी काकी हो, आपने देखा होगा कि ईदगाह जो है कहानी है, तो एक ग्रामीण जीवन शैली को और उसी परिपाटी को इन्होंने भी उन्हीं तबके के लोगों को लेकर के अपनी रचनाएं करी है। तो इन्होंने एक उपन्यासकार के रूप में क्या किया है, मुंशी प्रेमचंद जी की विरासत को आगे बढ़ाया है। आपकी रचनाओं की विषय वस्तु जो है वो अंचल विशेष के ग्राम्य जीवन पर, मतलब एक ग्रामीण जीवन पर आधारित होती है, इसीलिए तो आपको आंचलिक कथाकार माना जाता है। तो अभी हमने सिर्फ दो शब्द याद किए, एक तो आंचलिक कथाकार और दूसरा उपन्यासकार। आंचलिक कथाकार क्यों? क्योंकि इन्होंने अंचल विशेष के ग्रामीण जीवन का वर्णन किया है। और उपन्यासकार क्यों? क्योंकि इन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी की जो उपन्यास की विरासत है उसी को आगे बढ़ाया है। तो हमने देखो दो शब्दों में हमारी 4 लाइनें क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब देखो, अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण, मानवीय संवेदना तो है ही, एक किस तरीके से वो संबदिया कहानी में एक मानवता के हिसाब से सोचते हुए उसके भाव को वहां पे भेजना, उसके एक एक शब्द को जब कहते हुए वो सिसकियां लेता है, संबदिया जब वो यात्रा करता है ट्रेन में, तो याद करते हुए कि वो सोचता है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ये मानवीय संवेदनशील व्यक्ति ही सोच सकता है, ऐसा कर सकता है, ऐसे भाव जगा सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। तो मानवीय संवेदना के कारण वे अंचलों की अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा को स्वयं भोगते से लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो खुद ही उसे अनुभव कर रहे हैं। जैसे आप पहलवान की ढोलक में याद करिए, पहलवान किस तरीके से लगातार ड्रम बजाता जा रहा है, ढोलक बजा रहा है, गांव में बिल्कुल इतना सन्नाटा है, इतनी एक क्या कहते हैं भय का वातावरण है, और वो एक जीवन शक्ति जो है वो देता हुआ, तो किस तरीके से ऐसे वर्णन कर रहा है जैसे हमारे सामने कोई भी घटना घटित हो रही हो। तो इस तरीके से ये जो है वो ऐसे लगता है जैसे खुद ही उसे भोग रहे हैं। उन्होंने अपनी कहानी और उपन्यास के अलावा निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में भी लेखन कार्य किया है। तो कहानी और निबंध, आपने इनकी कहानी और उपन्यास अगर दो चीजें भी याद रख ली तो आप बहुत अच्छा इनके ऊपर लिख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा, अगर उनकी भाषा शैली की बात करें तो रेणु जी की भाषा अत्यंत सशक्त और संवेदनशील है। भाषा तो संवेदनशील है ही भाई, पढ़ते ही हम जो है ना, हम ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने ही वो घटना घटित हो रही है, जो उनके पात्र के साथ जो घटना घटित हो रहा है वो हमारे बिल्कुल आंखों के सामने बिल्कुल सजीव हो जाता है। तो बिल्कुल संवेदनशील जो है उनकी भाषा है। भाषा में संप्रेषणीयता है और साथ ही साथ भावानुकूल है, जैसा भाव वैसी भाषा, है ना। उनकी भाषा में आंचलिक शब्दों और मुहावरों का प्रयोग सफलतापूर्वक हुआ है। याद करिए आप पहलवान की ढोलक, है ना, ता धिंग धिंग, वो जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल आंचलिक शब्दों का प्रयोग इसमें हुआ है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी भाषा के बाद में हम इनकी शैली देख लेते हैं कि इन्होंने किस प्रकार की शैली। देखो हर साहित्यिक परिचय में हम उनका साहित्यिक जीवन, उनकी भाषा, उनकी शैली और उनकी रचना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।
अब अगर बात करें शैली की, तो कथाकार होने के कारण, क्योंकि कथाकार जो होता है, जो कहानियां लिखता है, जो कहानीकार होता है, वो विवेचनात्मक शैली होती है, वर्णनात्मक शैली उसमें होती है। तो कथाकार होने के कारण रेणु जी ने वर्णनात्मक शैली को आधार बनाया है। कुछ स्थानों पर इन्होंने आत्मकथन शैली को भी अपनाया। आत्मकथन का मतलब व्यक्ति जब खुद से ही बात करे, है ना, फिर प्रश्न करे, फिर खुद से बात करे, तो आत्मकथन शैली हो गया। इसके साथ साथ यत्र तत्र व्यंग्य शैली का भी प्रयोग किया है। अब आप सोचिए, जब हमने गुलेरी जी का पढ़ा अभी साहित्यिक परिचय, तो उसमें भी सेम यही बातें हैं, वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इन्होंने भी वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, आत्मकथन शैली, व्यंग्य शैली इसमें भी है और उसमें भी है। अभावों से पीड़ित जनता की बेबसी और कष्टों के प्रति गहरी संवेदना के कारण ही वह आधुनिकता से दूर ग्रामीण समाज का सशक्त, प्राणवान और यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर सके हैं। उनके रचनाओं में संवाद शैली का भी प्रयोग हुआ है, जो बड़ा ही दर्शनीय है। आइए देखते हैं कैसा दर्शनीय है। तो देखो, यहाँ पे हम देखेंगे कि रेणु जी की कृतियां इस प्रकार हैं। अगर हम उपन्यास की बात करें तो मैला आंचल और परती परिकथा, ठीक है, मैला आंचल, परती परिकथा। आप इसे याद करिए कि भाई पृथ्वी की कुछ कथा ऐसी है कि आंचल बिल्कुल मैला सा है, जैसे ग्रामीण जीवन है ना, धुंधलाता सा। आप थोड़ा सा और दूसरे कवियों की रचनाओं को भी अगर याद करते हैं तो आप जैसे भारत माता ग्रामवासिनी, उसमें भी इन्होंने भारत माता को इसी प्रकार से वर्णित किया है। तो मैला आंचल, परती परिकथा। और कहानी संकलन की बात करें तो ठुमरी है, अगिनखोर है, आदिम रात्रि की महक है, तीसरी कसम उल्फ मारे गए गुलफाम है, जिस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। तो भाई ये थी आज के हमारे दो साहित्यकार, जिसमें एक हमने गुलेरी जी को किया और दूसरे हमने आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध रेणु जी को किया है। कैसे लगी बच्चों आपको ये क्लास? ये कंप्लीट जो हमारी पीडीएफ रहती है, हमारी जो क्लासेस रहती है, हमारे जो कोर्सेज हैं, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, सब कुछ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से बच्चों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एजुकेशन राइज। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी विशेष रूप से। तो हमारा एक नंबर है, आप नोट कर लीजिए, 9079622989। इस नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे तो हमारे ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट का लिंक, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, हमारे प्लेलिस्ट, हमारे कोर्सेज, सभी का लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा।